अच्छा बच्चों, अभी तक हम लोग जो हैं, जो हमारा चैप्टर है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम प्रोजेक्ट्स, इसके जो है तीसरा जो फेज़ है, 5 फेज़ मैंने बताए थे इसके आप लोगों को। उस सबसे पहले तो था उसमें हम लोग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट थी, उसके बाद फाउंडेशन डेवलप करते थे, उसके बाद नीड आइडेंटिफिकेशन और पार्टनर सिलेक्शन थी। जो तीसरा फेज़ था नीड आइडेंटिफिकेशन और पार्टनर सिलेक्शन, उसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, वो करेंगे। इसके बाद चौथा फेज़ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का है और पाँचवा जो है उसके रिव्यू का। तो तीसरा फेज़ है जिसमें हम लोग नीड स्पेसिफिकेशंस और पार्टनर सिलेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो है ना वो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, चेंज मैनेजमेंट नीड, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब जो है जो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है वो है कंटेंट फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब प्रपोजल किस चीज़ का जो है ना वो चाहिए। प्रपोजल हम एज ए कंपनी, एज ए मार्केटर, हमने जब सीआरएम प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट करना है तो हमने हमें वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी कहीं से चाहिए होगी, हमें ट्रेनिंग चाहिए होगी, हमें मार्केट रिसर्च चाहिए होगी, सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमें रिक्वायर्ड होंगी। और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बिल्कुल जो है वो बगैर किसी बाहर वाले बंदे की, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की मदद लिए हम लोग जो है ना इसको इंटरनली सारा मैनेज कर लें। हमें किसी ना किसी चीज़ के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलेशन के लिए और इसके अलावा डाटा की गैदरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कस्टमर ट्रेनिंग के लिए, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग के लिए, जो है हमें बाहर वाली किसी ना किसी जो है ना वो ज़रूरत पड़नी है हमें सप्लायर की, जो हमें सीआरएम का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और वो जो सप्लायर है उसको हम लोग यहाँ पे एज ए पार्टनर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने जब हमने वो जब गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में हमने वो आईएएस लीड्स के अलावा कुछ एक्सटर्नल जो सिस्टम इम्प्लीमेंटर्स हमने देखे थे। सिस्टम इम्प्लीमेंटर और जो बाकी स्टीयरिंग कमेटी में भी जो है ना एक्सटर्नल सोर्सेज थे हमारे वहाँ पे, लिंक थे वहाँ पे। हमने अब उसमें हम लोग बेसिकली, अब कोई भी जो बिजनेस है, उन्होंने कोई ऐसा कोई मेजर स्टेप लेना हो तो उसका तरीका ये होता है, जो थ्रू न्यूज़पेपर या थ्रू इस तरह के जो सोर्सेज हैं, वो प्रपोज़ल मांगते हैं कि जो पॉसिबल सप्लायर्स हैं वो प्रपोज़ करें कि हमें जो हमारा मसला है, या हम जो चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, या हम जो सर्विस अवेल करना चाह रहे हैं, वो सर्विस हमें कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, कितने पैसों में प्रोवाइड कर सकता है, उस सर्विस की डिटेल क्या होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आप जो है ना उनसे मांगते हैं, अपने जो सप्लायर हैं, जो पॉसिबल सप्लायर्स हैं, उनसे आप लोग मांगते हैं। अब वो जो पॉसिबल सप्लायर है उनसे आपने मांगनी है, तो ये जो मांगने का जो वो आपको जब अपनी डिटेल बताते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो सप्लायर हमें प्रपोज कर रहे हैं। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने जो है ये हमें नई बिल्डिंग बनी है यूनिवर्सिटी की, तो उसके लिए कुर्सियाँ चाहिए। तो हम अखबार में ऐड देंगे कि हमें जो है ना इस फ़लाँ यूनिवर्सिटी के लिए, फ़लाँ अदारे के लिए हमें फ़लाँ तरह की कुर्सियाँ चाहिए। ठीक है, तो इतनी तादाद में कुर्सियाँ चाहिए। तो जो है ना वो प्रपोज़ल हमें आप लोग दें। आप लोग वो देखते हो अखबारों में जो है ना टेंडर नोटिस होता है, वो टेंडर नोटिस ये चीज़ है। उसमें फिर जो है ना जो जो कुर्सियों के जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वो आपको बताएंगे कि हम इस साइज़ की कुर्सी, उसकी ये क्वालिटी होगी, ये उसमें जो फीचर्स होंगे, हम लोग इतनी देर में इतने पैसों में बना के आप लोगों को दे देंगे, हम लोग पहुंचाएंगे भी। उसमें जो जो सारे काम हम सारी डिटेल जो है ना वो देते हैं। अब वो क्या करते हैं, सप्लायर हमें प्रपोज कर रहे हैं कि वो हमें हमारी प्रोडक्ट का सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह हम अगर सीआरएम की बात करें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, अपने कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हम लोग जो है ना थ्रू आवर ऑन वेबसाइट, थ्रू न्यूज़पेपर, या जो भी इस तरह के सोर्सेज हैं, हम लोग वहाँ से जो है ना वो ये चीज़ें हम कहते हैं कि जी हमें सीआरएम का सोल्यूशन चाहिए, तो कौन कौन सा बंदा प्रोवाइड करेगा हमें। अच्छा, अब हमने जो सबसे पहले अखबार में हमने ऐड देना है, अखबार में ऐड देने के हवाले से या वेबसाइट पे ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसके हवाले से जो है उसमें चीज़ें कौन कौन सी हमने जो बतानी है सप्लायर्स को। हमने तो इंस्ट्रक्शंस बतानी है सबसे पहले, कि इंस्ट्रक्शंस में ये आएगा कि जी आपने जब प्रपोजल देना है तो इतने पेजेस का होना चाहिए, उसमें आपकी जो है ना ये चीज़ें जो है कि उसमें इतना इतने का आपने बैंक ड्राफ्ट लगाना है। बैंक ड्राफ्ट आमतौर पर इसलिए मांगते हैं ताकि पता लगे कि जो सिर्फ सीरियस सप्लायर्स हैं वही जो है ना सिर्फ हमसे रब्ता करें। कुछ लोग हैं शरारत के तौर पे, या नॉन सीरियस लोग जो है ना वो हमें प्रपोजल ना भेजें, क्योंकि प्रपोजल पढ़ने में, वैल्यूएट करने में टाइम लगता है।
अच्छा, अब हम जो है जो प्रपोज़ल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस की रिस्पॉन्डेंट है कि जी आपने कब तक हमें प्रपोज़ल जमा करवाना है। आपने जो है ना वो सील्ड प्रपोज़ल होगा या सील्ड बिड हम उसे बोलते हैं, या ओपन बिड होगी, वहाँ पे बोली वाला सिस्टम होगा, कैसे होगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। कंपनी बैकग्राउंड, उसमें आप अपनी कंपनी का बैकग्राउंड भी बता सकते हैं कि हमारी कंपनी का बैकग्राउंड ये है कि जी हम लोग एक वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या गुड्स प्रोवाइडर हैं, हमारा लॉजिस्टिक का काम है वगैरह वगैरह, किस चीज़ का काम है, कब से हम लोग काम कर रहे हैं, कितनी ब्रांचेज हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के ब्रीफ सा जो ना कंपनी का बैकग्राउंड बता देते हैं। अपने जो सीआरएम का विजन, जो कि हमने पहले फेज़ में हमने डिसाइड किया था, सीआरएम विजन और स्ट्रेटजी हम लोग वो बताते हैं उसमें। उसके अलावा हमारी जो सीआरएम की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एनालिटिकल एंड कोलैबोरेटिव सीआरएम, ये सीआरएम की टाइप्स हैं। ये बेसिकली ओवरऑल सीआरएम को सारे को कवर करती हैं। ये जब आपको बताऊंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि आपकी ये जो हो सीआरएम की रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। अच्छा, अब इसमें प्रोसेस इश्यूज़ कि आप लोग किन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाह रहे हैं, उसमें कस्टमर इंटरेक्शन मैपिंग आ जाती है। कस्टमर इंटरेक्शन मैप आप लोगों को मैंने बताया था, एक डायग्राम के ज़रिए भी दिखाया था मैंने कि कस्टमर को कैसे जो है ना वो आप लोग करते हैं उसमें। हाँ, कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट भी कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकता है थ्रू और वेबसाइट कर सकता है, थ्रू कॉल कर सकता है, अपनी आउटलेट पे जो है ना वो कस्टमर को बुला सकता है। मिडल मैन के ज़रिए जो ना कर सकते हैं, मिडल मैन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अच्छा, अब उसमें है कि आप बताना ये आप इशू का आप बताएंगे कि हमारे कस्टमर इंटरेक्शन को हमने मैपिंग उसको हमने रिफाइन करना है, या प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने हैं। प्रोसेस को मैंने बताया था, प्रोसेस की एग्जांपल भी दी थी बैंक वाली जो है, कि आप प्रोसेस को चेंज करना चाह रहे हैं, आप कहाँ पे कौन मसला आ रहा है, कहाँ पे आके कस्टमर जो है ना वो आपका ख़राब होना स्टार्ट होता है, या कहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। प्रोसेस की इंजीनियरिंग के जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप लोग बताते हैं उस अपने जो आप कि हमें ये चीज़ भी रिक्वायर्ड है। टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ आप लोग बताते हैं। टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ में कि जी डिलीवरी मॉडल क्या होगा, आप क्या चाहते हैं कि जो सीआरएम का सिस्टम है वो कैसे जो है ना आपको प्रोवाइड किया जाए। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास मैंने बताया था, एक ये मॉडल है। ऑन प्रीमिसेस है, ऑन प्रीमिसेस था कि जी आपकी फैसिलिटी पे आके यहाँ पे इंस्टॉल कर दें आके। ऑन प्रीमिसेस और होस्टेड का मैंने आपको बता दिया था पहले। ब्लेंडेड या मिक्स होना चाहिए, या मिक्स हो कि जी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हो, कुछ जो है ना वो आपका जो सप्लायर है उसके कंट्रोल में हो वगैरह वगैरह। ये आप लोग बताएंगे कि आपको कौन सा सूट करता है। फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड, कि आप जो सीआरएम का जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है उसमें जो सोल्यूशन आप चाह रहे हैं उसमें कौन कौन से फंक्शंस को आप जो है ना वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। सेल्स है, मार्केटिंग है, सर्विस है। ठीक है, कि आप सेल्स को करना रीवैम्प करना चाह रहे हैं। अदर जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है जैसे मार्केटिंग रिसर्च है, प्रमोशन है वगैरह, उनको रीवैम्प करना चाह रहे हैं, सर्विसेज को रीवैम्प करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप ये अपनी फंक्शनैलिटी बताएंगे कि आप मार्केटिंग के या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में किस पर्टिकुलर पॉइंट को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है मैनेजमेंट रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड, कि मैनेजमेंट रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड कौन कौन सी हैं। उसमें एनुअल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, मंथली रिपोर्ट आ जाती हैं, उसमें आपकी जो है ना उसकी टैक्स की रिपोर्ट आ जाती हैं, उसमें कस्टमर विन बैक्स आ जाते हैं, उसमें कस्टमर इक्विजिशन रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हैं। फिर आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं वो चाहिए ताकि आप सॉफ्टवेयर जो है ना उस तरीके से तैयार किए जाएँ कि वो रिपोर्ट्स भी जनरेट करें। आर्किटेक्चरल इशू, आर्किटेक्चरल इशू में कि जी आपने जो नेटवर्क चाहिए। ठीक है, जो नेटवर्क है आपकी, अगर आपने अपनी प्रीमिसेस पे लगवाना है, या जो आपका कंट्रोल जितना होना चाहिए उस सीआरएम सिस्टम के ऊपर, तो उस सीआरएम सिस्टम में जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके जो मतलब आपने बताना है कि जी हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी है, इतने जो है ना वो अगर सादे लफ्ज़ों में आपको एग्जांपल दूँ, इतना इस साइज़ का हमने इंटरनेट लगवाया हुआ है, या ये वाले हमारे पास जो है ना पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जिन सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर हम लोग रन कर सकते हैं। मतलब आप उनको अपनी अभी की कंडीशन बताएंगे नेटवर्क वाइज, आईटी वाइज, तो वो चीज़ें भी आपको उसके अकॉर्डिंगली अपडेटेड डाटा प्रोवाइड करेंगे कि आपको इस सीआरएम सिस्टम को अपडेट करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। सिस्टम इंटीग्रेशन इशूज़ में है कि जी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस का बताया था। हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आपस में मिलके जो है ना किसी एक पर्टिकुलर काम को सर अंजाम देते हैं, ऐसे प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल प्रोसेस कहते हैं। अब ऐसे प्रोसेस जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, अब उसमें
उनकी आपस में इंटीग्रेशन को भी डिस्कस करना है। कस्टमाइजेशन इशू में कि आपने कोई एक पर्टिकुलर इशू, एक तो होता है कि जी कुछ सीआरएम के जनरल काम है, जनरल आउटकम्स हैं, जनरल रिजल्ट्स हैं, जो कि सब हर किस्म के जो है ना बिजनेस में चल जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर जो है ना वो कह लें कि फील्ड या पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अगर कोई हॉस्पिटल है, आप अब एक हॉस्पिटल में अब जो है ना कस्टमर्स जो हैं वो सारे पेशेंट हैं, ज़ाहिर है। अब उसमें डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स वहाँ पे या पेशेंट्स आ सकते हैं। अब उसमें जो है ना वो पेशेंट आ सकते हैं, उसके भी किसी को हार्ट का मसला है वो भी आ सकते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी आ सकते हैं, कोई गायनी रेलिवेंट जो है वो अगर कोई मसाइल हैं वो फीमेल्स भी आ सकती हैं। ठीक है, इस तरह आपके किसी को स्किन का इशू और भी आ सकते हैं। अब एक तो जनरल जो चीज़ें हैं वो तो ये हैं कि हमें चाहिए कि कस्टमर ने लास्ट टाइम जो है ना वो कब विज़िट किया था, ठीक है, उसके ड्यूज़ कितने हैं, उसने उसको किस डॉक्टर ने चेक किया था वगैरह। अब उसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो पेशेंट वाइज स्पेसिफिक होंगी। वो ये चीज़ें होंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर तो कोई स्किन के पेशेंट एक आ रहा था, तो लास्ट टाइम उसको टेस्ट किए थे, उनके टेस्ट का रिजल्ट क्या था। ठीक है, अगर कोई गायनी की पेशेंट थी तो लास्ट टाइम उसको जो टेस्ट किए थे उसको टेस्ट का रिजल्ट क्या था। ये पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड हैं आगे डिपार्टमेंट वाइज। इसलिए कि जो आपकी कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने बतानी है। देन आप क्या कहते हैं, अपग्रेड्स एंड सर्विस रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब उसमें है कि सर्विस रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें हैं कि जी अगर आपने सिस्टम अभी फॉर एग्जांपल लेके आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, साल बाद 2 साल बाद आपने कोई अपने अदारे के अंदर कुछ चेंज लाना है। फॉर एग्जांपल आपने नया डिपार्टमेंट आपने इशू किया, अभी हॉस्पिटल की एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आपने न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट आपने 2 साल बाद शुरू करने का प्लान है, तो आप उनको बताएंगे कि अभी तो हमारे पास हम 6 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन 1 साल बाद या 2 साल बाद हम लोग ये चीज़ें चेंज करने का इरादा भी रखते हैं, न्यूरोलॉजी का प्लान है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि कल को इस आपने कोई हमने अपडेट करवाना पड़े अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को या अपने सीआरएम प्रोजेक्ट को, तो क्या आप उसमें भी हमें हेल्प करेंगे या नहीं, या हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, और इस तरह के अपग्रेड्स भी। पीपल इशू, पीपल इशू में जो है वो ये चीज़ आ जाती है प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, उसमें कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे हमने वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का रोल पढ़ा था कि जी कौन से लोग चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना टाइम चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें भी आप लोग इसमें बताते हैं। चेंज मैनेजमेंट सर्विसेज के लोगों की जो ट्रेनिंग है, ठीक है, लोगों की ट्रेनिंग का अभी क्या लेवल है, तो आप ट्रेनिंग फर्दर कौन कौन सी ट्रेनिंग आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स को, आपके सप्लायर सॉरी जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी ट्रेनिंग मिले ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर तो कोई कस्टमर को रेलिवेंट भी कोई ट्रेनिंग है, कस्टमर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी इसमें लिखे जाएँ। ठीक है, नीचे मैनेजमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग वो चीज़ ऊपर जो कवर हो गई है। इसके अलावा कॉस्टिंग इशू आ जाती है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप टारगेट्स। वो चीज़ आ जाती है कि आप लोग ये देखते हैं कि जी हमारे इतनी कॉस्ट के कम से कम इतनी कॉस्ट जो है ना वो उसे मैक्सिमम इतनी कॉस्ट के अंदर अंदर हमारी जो फलां चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ में क्यों पहले तो सारा था कि जी आपको टेक्नोलॉजी कौन सी रिक्वायर्ड है, और आपके प्रोजेक्ट पीपल इशू है वगैरह, वो चीज़ें थी। अब इम्प्लीमेंटेशन इशू में आ जाती है कि आप उसकी पायलट टेस्टिंग का, पायलट से मतलब उसका आप जो है ना टेस्ट करना, आर्जी तौर पे फुली आपने लॉन्च नहीं करते, कुछ मखसूस कस्टमर्स पे और कुछ मखसूस डिपार्टमेंट में आप वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसको बोलते हैं पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग कब होगी, ट्रेनिंग कौन करवाएगा, कब होगी, उसके बाद जो है ना स्पोर्ट जो है, ट्रेनिंग के बाद उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फिनांस की तरफ से हैं, चाहे जो है ना वो आपकी नेटवर्किंग के हवाले से हैं, चाहे वो आपकी जो है ना वो एनालिटिक्स के हवाले से हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी डिस्कस करते हैं आप अपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर। रोल आउट का मतलब होता है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर देना, एग्जीक्यूट कर देना। उसके बाद फिर आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। और टाइमलाइन से मुराद है कि ये कब तक चलेगा, उसके बाद उन्हें फर्दर चेंज कब करना है। उसके बाद फिर जो लीगल चीज़ आ जाती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल इशूज़ कि आपके साथ कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट करना है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का। ठीक है, उसकी टर्म एंड कंडीशन आ जाती हैं, TORs आ जाते हैं। क्राइटेरिया फॉर असेसिंग प्रपोजल, आप क्राइटेरिया भी बताते हैं कि जी हम इस क्राइटेरिया की बेस पे प्रपोजल को हम जो ना वो करेंगे, असेस करेंगे। अब क्राइटेरिया क्या होता है कि जी जितने भी ऊपर हमने रिक्वायरमेंट बताई हैं, वो रिक्वायरमेंट्स कौन सी कंपनी हमारी बेहतर फुलफ़िल कर रही है और साथ में कितनी कॉस्ट पे फुलफ़िल कर रही है, ये क्राइटेरिया आ गया। और टाइमलाइन फॉर रिस्पॉन्डिंग ऑफ प्रपोजल, ये वो चीज़ है कि जी प्रपोजल जमा करवाने की
डेडलाइन या लास्ट डेट क्या है, ये चीज़ उसमें आ जाती है। पार्टनर सिलेक्शन प्रोसेस, अच्छा अब उस जब आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दे देते हैं, ठीक है, अब ये क्या कि आपने अखबार में ऐड दिया या अपनी वेबसाइट पे जो है ना आपने लिखा कि हमें जो है ना वो चाहिए, ये हमारे हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें जो है ना वो सप्लायर चाहिए, सप्लायर को आपने जो डिटेल है वो सही लिख दी। अब उसके बाद जो है ना ऊपर वो प्रपोजल आते हैं, ठीक है, प्रपोजल आते हैं आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स की तरफ से, आप उनको एवेल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं, आप उनको असेस करते हैं कि जी कौन सा सप्लायर ऐसा है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के मैक्सिमम पूरा उतरता है और मिनिमम कॉस्ट में पूरा उतरता है, और साथ साथ हमारे लिए लॉन्ग टर्म में भी वो बंदा फिजिबल रहेगा। Assessment is made easier if you have a structured RFP request for proposal and scoring system। अच्छा आपने ये कैसे जांचेंगे, कैसे अंदाज़ा करेंगे कि कौन सा जो है वो सप्लायर हमारे लिए बेहतर है, इसका तरीकाकार ये है कि आप अपना जो आपने कुछ स्कोरिंग सिस्टम रखना चाहिए आपने, ठीक है, स्कोरिंग सिस्टम से मुराद कोई वैल्यूएशन क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास। वो वैल्यूएशन क्राइटेरिया आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है अनवेटेड सिस्टम, दूसरा होता है वेटेड सिस्टम। ठीक, अनवेटेड सिस्टम सिंपली टीच ईच असेसमेंट वेरिएबल एज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अब जो अनवेटेड सिस्टम है ना उसमें आप कहते हैं कि जी जितने भी आपके पास असेसमेंट क्राइटेरिया था, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो जो है ना आपके पास कॉस्ट के अलावा आपकी उसकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें आपकी पार्टनर की जो वो रेपुटेशन है, उसमें आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो चीज़ें, आप उन सबको इक्वली इक्वली देख रहे होते हैं, उसमें उनको जो है ना आप वो नहीं करते, उनकी अलग अलग से वेटेज नहीं करते, आप सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके बेस पे आप वैल्यूएट करते हैं, इसको बोलते हैं अनवेटेड सिस्टम। वेटेड सिस्टम एक्नॉलेज दैट सम वेरिएबल्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर। ये चीज़ें कि कुछ हो सकता है कुछ वेरिएबल्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो दूसरों से। अब उसमें इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल बजट बहुत लिमिटेड है, आप कहते हैं कि आपके लिए बजट ज़्यादा जो है ना वो बजट मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। दूसरी कंपनी के लिए हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आउटकम ऑफ दैट प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो है वेटेड सिस्टम है, आप ना नंबर दे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 100 में से नंबर देने हैं किसी भी प्रपोजल को, उसमें से हमने 50 में से नंबर देने हैं कॉस्ट को, 30 में से नंबर देने हैं हमने सप्लायर रेपुटेशन को, 20 में से नंबर देने हैं हमने उसके जो है ना रिक्वायरमेंट्स को वगैरह, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं वेटेड सिस्टम। अभी आपका वेटेड सिस्टम है, दीज आर अकॉर्डेड मोर सिग्निफिकेंस इन स्कोरिंग प्रोसेस। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल दूं, आपने मोबाइल फ़ोन अगर परचेज़ करना है ना, तो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने का आप एक होता है कि आपके लिए कैमरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्क्रीन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो है ना उसकी जो बैटरी टाइम है वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। ये ना अगर सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है तो अनवेटेड सिस्टम है। लेकिन अगर आप कहें कि जी हमारे लिए कैमरा ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन साइज़, बैटरी टाइम ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कैमरा, ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेटेड सिस्टम। सेम आप जो है अपने जो जो भी असेसमेंट क्राइटेरिया आपने बनाया है उसके प्रपोजल को आपने वो एवेल्यूएट करने का, आप उनको रैंकिंग कर देते हैं, उनके वेटेज दे देते हैं, आप उन वेटेज के अकॉर्डिंगली आप उनको मार्क्स स्कोर एलोकेट करते हैं, और उन स्कोर को बाद में आप जो है ना टोटल कर लेते हैं, और जिस भी प्रपोजल का स्कोर सबसे ज़्यादा हो आप उसको अपने जो है ना वो कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं उसको, उस पार्टनर को। उसके बाद है जो फेज़ 4 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो फेज़ 4 है इसमें सबसे पहला जो पॉइंट वो है रिफाइन प्रोजेक्ट प्लान। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक प्रपोजल की रिक्वेस्ट की, उसके बाद प्रपोजल्स आए डिफरेंट सप्लायर्स की तरफ से, आपने वो प्रपोजल एवेल्यूएट किया है, हो सकता है उसमें से कोई ऐसी चीज़ वो आपको जो है ना वो ऐड करें कि हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके जहन में ना हो, जो कि आपके जहन में ना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में बताया था, तो आपने अपनी जब रिक्वायरमेंट बताई थी तो आपने बताया कि जी उसमें एक ऐसा जो सिस्टम हो कि जिसमें हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग रिपोर्ट्स हैं हम लोग रिपोर्ट भी मंथली जनरेट कर सकें, तो उसकी स्टैटिस्टिक्स हों। लेकिन जब प्रपोज़ल आए तो उस प्रपोज़ल में किसी सप्लायर ने लिखा कि जनाब हम लोग तो जो है ना आप सिर्फ ये कह रहे हैं हम लोग इससे भी अगली चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, वो ये प्रोवाइड करेंगे कि रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन के ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए सीनियर मैनेजमेंट को, आप जो जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑटोमेटिकली जो है ना सेंड भी हो जाए।
और उनकी बेस पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है वो उसको वो भी कर देगा, या सॉफ्टवेयर या जो हमारे जो ट्रेन लोग हैं ऑटोमेटिकली उसको उसकी इंटरप्रिटेशन भी कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या किया कि अब एडिशनल चीज़ें आपको पता लगी। एडिशनल चीज़ें पता लगने से आपका जो है ना वो आप प्रोजेक्ट को दोबारा रिफाइन करेंगे, उसमें फर्दर जो जो चेंजिंग्स जो है ना वो करेंगे उसमें। आपने जब सप्लायर के साथ डिस्कशन करके और प्रपोजल पढ़ के आइडेंटिफाई टेक्नोलॉजी कस्टमाइजेशन नीड। जब आप प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी कौन सी किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है मार्केट में, क्योंकि सप्लायर के साथ डिस्कशन करके प्रपोजल पढ़ के ये सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको मज़ीद पता लग जाएगा कि हमने प्रोजेक्ट आउटकम्स के साथ साथ अपने टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पे कस्टमाइज़ करना है। अच्छा, उसके बाद कस्टमाइजेशन नीड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। कस्टमाइजेशन नीड्स को आप लोग जो है ना वो डिस्कस करते हैं सप्लायर के साथ, पार्टनर को सिलेक्ट कर दिया आपने। उसके बाद आता है प्रोटोटाइप डिज़ाइन। प्रोटोटाइप का मतलब होता है सैंपल। ठीक है, अब प्रोटोटाइप डिज़ाइन होता है सैंपल, एक डमी सॉफ्टवेयर जो है ना वो तैयार होते हैं जिसमें डमी डाटा डाल के चेक किया जाता है कि जी सही तरह सॉफ्टवेयर के काम कर भी रहे हैं कि नहीं होते। जो प्रोटोटाइप डिज़ाइन होता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद टेस्टिंग के बाद देखते हैं कि जी कौन कौन सी चीज़ें फंक्शन है जो उस पर सही परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो कि सही परफॉर्म नहीं कर रहे। आप उसकी बेस पे जब टेस्ट करते हैं तो उसकी बेस पे आप मॉडिफिकेशन लाते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ख़त्म कर देते हैं उसमें से। आप मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन के बाद आ जाता है रोल आउट। रोल आउट से मुराद है कि आप लोग उसको बाकायदा एग्जीक्यूट कर दिया आपने, इम्प्लीमेंट कर दिया आपने। ये आपका जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ तक आपकी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आपकी पूरी हो गई है। अच्छा, अब उसमें जो है सी आर एम डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। अब इसमें सी आर एम को डिप्लॉय करने के जो ऑप्शन हैं जिन पहले भी आपसे वो डिस्कस कर चुका हूँ, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ मैं दोबारा। सबसे पहला जो आपके पास डिप्लॉय करने का जो ऑप्शन है सी आर एम का, वो है ऑन प्रीमिसेस। इससे मुराद है कि इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन योर कंपनीज ऑन सर्वर, कि आपके अपने कंपनी के जो कंप्यूटर हैं, जो सर्वर्स हैं, उन्हीं पे आपका वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होता है उसमें। अब उसमें है कि खुद वहाँ पे डाटा मैनेज होता है, वहाँ पे सारी इंटरप्रिटेशन होती है, वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, और कोई बंदा बाहर का उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा है थर्ड पार्टी होस्टेड, इंस्टॉल एंड एक्सेस फ्रॉम अनदर पार्टीज सर्वर वाया इंटरनेट। अब इसमें जो है वो ये चीज़ आती है कि आप बेसिकली जो है ना वो कर रहे हैं, मैनेज खुद कर रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा जो है ना काम वो आपके अपने सर्वर्स पे नहीं हो रहा। वो सारा का सारा काम किसी और के सर्वर पे जो है ना वो जो सप्लायर हैं उनके सर्वर पे हो रहा है। यानी कि ना सर्वर की सप्लायर के पास है कंप्यूटर, उसके पास पड़े हुए हैं, आप जो है ना सिर्फ इंटरनेट पे बैठते हैं, आपको एक इंटरफेस दिया हुआ है, एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, जो है ना आप वहाँ से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके डाटा सिर्फ एंटर और प्लस माइनस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। लेकिन वो सारा का सारा जो टेक्नोलॉजी है, वो जो सिस्टम है आपके अपने कंप्यूटर्स के ऊपर जो है ना वो नहीं होता, वो किसी थर्ड पार्टी के पास होता है। नीचे उनकी एग्जांपल दी हुई है कि कौन कौन से लोग ये काम करते हैं। एएसपी है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, मॉडल है, सॉफ्टवेयर है, सर्विस मॉडल है। ठीक। अच्छा, और तीसरा है ऑन प्रीमिसेस होस्टेड, द सॉफ्टवेयर इज ऑन योर साइट बट मैनेज बाय अदर पार्टी। अब ये जो है ऑप्शन वो ये है कि सॉफ्टवेयर जो है ना आपके पास जो आपके सर्वर्स और कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, लेकिन मैनेज आप नहीं कर रहे। मैनेज इसको कोई थर्ड पार्टी जो है, जो आपके सप्लायर हैं, मैनेज थर्ड पार्टी कर रही है। वो आपको सारी की सारी जो है ना रिपोर्ट जनरेट करके, डाटा मैनेज करके, डाटा माइनिंग करके आपको देते हैं सारा का सारा काम। इस तरह के जो ऑप्शन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑन प्रीमिसेस होस्टेड। इसको इन तीनों को अगर दोबारा मैं फटाफट बता दूं, ऑन प्रीमिसेस से मुराद ये है कि जी आपके सर्वर पे जो है ना वो इंस्टॉल है, वो आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद थर्ड पार्टी होस्टेड में ये है कि जो है ना वो कहीं और पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी और के सर्वर पे, थर्ड पार्टी के सर्वर पे पड़ा हुआ है, वहाँ से इसको एक्सेस किया जा रहा है। ऑन प्रीमिसेस होस्टेड से मुराद है कि आपके अपने कंपनी के सर्वर्स में जो है ना वो सारा का सारा सीआरएम सिस्टम इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसको जो है ना कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आपने हायर किए हुए हैं, वो उसको मैनेज कर रहे हैं सारा। अब ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है उसका जो सी आर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की कॉस्ट का। वो जो कॉस्ट है कि ऑन प्रीमिसेस सीआरएम की कॉस्ट कितनी है और होस्टेड सीआरएम की कॉस्ट कितनी है। अब इसमें बताया कि जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जो दोनों सीआरएम सिस्टम के, दोनों के 500 ही हैं, लेकिन उसमें चेंज कहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर तो एप्लीकेशन या जो लाइसेंस की जो फ़ीस है, सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, अगर तो ऑन प्रीमिसेस है, ऑन प्रीमिसेस है, अगर आपने अपने सर्वर पे अपने चीज़ों पे सारा मैनेज करना है,
तो आपको लाइसेंस वगैरह ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा उन पे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं। अगर तो होस्टेड सीआरएम है, यानी कि वो आपके अपने सर्वर्स पे नहीं है चीज़, तो वहाँ पे जो उसकी है लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन फीस है वो कम पे करनी पड़ती हैं आपको। इम्प्लीमेंटेशन और कस्टमाइजेशन की अगर बात करते हैं, तो आप जो अगर तो अपने अपने सिस्टम के ऊपर कस्टमाइजेशन करवानी है करके, तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा है और होस्टेड में खर्चा जो है कम है। इसी तरह ट्रेनिंग की बात करें, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सबको ट्रेन करना है, खुद लोग अपने पास रखने हैं, तो उनकी ट्रेनिंग को ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन यही आपने जो है ना, आपको कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी आप हायर कर लें, तो उनकी ट्रेनिंग आपको इतनी नहीं करनी पड़ेगी, आपको कम ही लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हार्डवेयर है अपने पास रखेंगे, तो आपको काफ़ी सारे ज़्यादा सारे सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर होस्टेड है, तो आपको अपने सिस्टम अपने सर्वर्स तो आप लोग यूज़ कर ही नहीं रहे, आपको नहीं चाहिए, तो कोई खर्चा नहीं है। इसी तरह आईटी के लोगों के भी सेम केस है, और सपोर्ट और अपग्रेड का भी सेम केस है। अब आप लोग ये देखें, आमतौर पे बाजार तो ये लगता है कि ये चीज़ हमारे अपने पास हो तो जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन देखें, इसकी एक पूरे साल की कॉस्ट जो है, जो होस्टेड सीआरएम है वो आपको सस्ता पड़ रहा है, लेकिन जो ऑन प्रेमिसेस सीआरएम है जो कि आपकी अपनी फैसिलिटी पे है, वो आपको महंगा पड़ रहा है। ठीक है, ये जो है ना आप बेसिकली कंपैरिजन है। अच्छा, अगर आप लोग जो मैं बता रहा था ना, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप ने कि आपने उस जब ऑन करना है आपने उस सीआरएम सिस्टम को, उसमें ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, जो कॉस्टिंग है, कुछ आगे जाकर मजीद कॉस्टिंग भी आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। आपने उन सब कॉस्ट को मद्देनज़र रखना है अपना ये फैसला करते वक्त कि आपने सीआरएम सिस्टम को कैसे डिप्लॉय करना है। जो पांचवा फेज़ है वो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन का। जब आपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसको कंपेयर करना है। आपने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नीड जब आप आइडेंटिफाई कर रहे थे, जिसमें आपने लोड चार्ट, गैंट चार्ट और ये चीज़ें सारी आपने बनाई थी, आप उसकी बेस पे कंपेयर करते हैं खुद को कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम और गिवन सोर्सेज के अंदर अंदर वो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट हो गया था। और अगर इम्प्लीमेंट हो गया था, तो क्या उसकी वो वाली आउटकम्स हमें मिली जो हम चाहते थे, लिखा हुआ बिजनेस गोल एंड स्पेसिफिक सीआरएम ऑब्जेक्टिव बीन अचीव। जब आप उसको प्रोजेक्ट को बाद में वैल्यूएट करते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो हमने खर्चा किया है वो खर्चा हमारा हलाल हुआ है या नहीं हुआ, पैसे पूरे हुए हैं या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो कितनी हद तक पूरे हुए हैं। अगर तो इस बेस पे फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने नेक्स्ट सीआरएम प्रोजेक्ट को आप उसको मॉडिफाई करते हैं, या उसमें जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग जो है ना वो लेके आ सकते हैं। अब उसमें चेंजिंग कौन कौन सी हो सकती हैं, आप नए लोग इसमें मज़ीद जो है ऐड कर सकते हैं, अगर लोग पहले ज़्यादा हैं तो आप पहले से कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना एवोल्यूशन के अंदर आ जाती हैं। वही अब ये अंडरस्टैंडिंग सीआरएम प्रोजेक्ट कॉस्ट का भी मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि उसमें कौन कौन सी कॉस्ट है। कुछ तो वहाँ पे लिखी हुई थी पहले। सॉफ्टवेयर लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है, सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए आईटी के लोग चाहिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है उसमें, डेस्कटॉप हैं, डिवाइसेस हैं आपके जो है ना वो प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, डाटा मॉडलिंग है, ठीक है, ये बीटा बीटा टेस्टिंग बोलते हैं कि जी जब प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो टेस्टिंग होती है कि प्रोजेक्ट सही काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। हेल्प डेस्क सपोर्ट से मुराद है कि जी ऐसे कौन से बंदे हैं, ऐसा कौन सा स्टाफ है जो कि आपको स्टैंड बाय चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए। चेंज मैनेजमेंट पे भी ज़्यादा खर्चे होते हैं, लोगों को ट्रेन करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके वाले से फाइनेंशियल खर्चे चाहिए। प्रोसेस री इंजीनियर करने हैं, उस पर भी खर्चे होते हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, ट्रेनिंग है, कंसल्टेंसी सर्विस है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बता दिया जाता है कि ऐसा खर्चा जो कि आप इस सीआरएम प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, या आप किसी और चीज़ पे भी तो लगा सकते थे, आपने किसी और चीज़ पे लगाया जाने वाला पॉसिबल खर्चा आप अपने जो है ना वो सीआरएम प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपने काउंट करना है अपने। ये सारी की सारी जो कॉस्ट हैं, इनको जब आप सम अप करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। तो आपने जब भी ऑन प्रेमिसेस सॉफ्टवेयर करना है या होस्टेड करना है, या करना आपने सीआरएम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है भी है या नहीं करना, जब हमने आपने पहले स्टेप में पढ़ा था ना, डेवलप बिजनेस केस। तो जब आपने बिजनेस केस डेवलप करना है, तो ये सारी की सारी कॉस्ट को आपने मद्देनज़र रखना है, और इसको आपने कंपेयर करना है कि आपको बेनिफिट कितना मिलेगा सीआरएम प्रोजेक्ट से। उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद आप जो है ये चीज़ फाइनल कर सकते हैं कि हमें ये जो है ना वो आइदर वी शुड गो फॉर इट और नॉट। ये पहले स्टेप का था, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ ये है कि आपको बताना चाहिए कॉस्ट कौन कौन सी हैं।
ये बच्चों आपका जो चैप्टर है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग CRM प्रोजेक्ट्स, ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया।